हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत समुद्र के अंदर कितनी दूरी तक अपनी सीमा रेखाएं रखता है। यानी कि भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है वो कितनी दूरी तक है। और भारत ही नहीं, विश्व के बाकी के जो अन्य देश हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा रेखाएं लगाते हैं या जिन देशों की पास कोस्टल लाइन है, कोस्टल एरिया है, तट रेखा है, वे देश समुद्र के अंदर कितनी दूरी तक अपना अधिकार रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक निश्चित दूरी तक उसके पास संपूर्ण अधिकार होते हैं, ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर कुछ निश्चित दूरियां निर्धारित हैं और कुछ निश्चित दूरी में उनके पास कुछ निश्चित विशेषाधिकार होते हैं। और समुद्र में, चूंकि समुद्र बहुत विशाल है, इसलिए एक समय ऐसा आ जाता है जहां पर जाने के बाद सभी देशों के पास समान अधिकार होते हैं। उसको हम लोग हाई सी यानी कि उच्च सागर बोलते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ये कैसे क्या चलता है सब कुछ। देखिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत यह कहा गया कि किसी भी देश के पास समुद्र के अंदर जो क्षेत्र होगा उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होगा प्रादेशिक समुद्री सीमा या उसको बोलेंगे क्षेत्रीय सागर यानी कि मैरीटाइम बेल्ट या उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल सी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आगे की सीमा आएगी उस आगे की सीमा को हम लोग बोलेंगे संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन। और उसके बाद आगे के कुछ सीमा रेखा आएगी, उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद का जो क्षेत्र होगा वो होगा हाई सी यानी कि उच्च सागर। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या समझौता हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा चीज समझ लीजिए। देखिए 1982 में जो समझौता हुआ उसको बोलते हैं ऑनक्लोज, यानी कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये 1982 में हुआ था और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा किया गया था। इनके हिसाब से किसी भी देश के पास 3 स्तर पर सीमा रेखाएं होनी चाहिए। उनको हम जरा जानते हैं, वो कौन कौन से स्तर हैं। पहला स्तर है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय सागर भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है अविच्छिन्न मंडल, या संलग्न क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा को हम लोग बोलते हैं मैरीटाइम बेल्ट, क्षेत्रीय सागर को बोलते हैं टेरिटोरियल सी, और अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र कैसे कैसे हैं और कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए हम भारत को लेकर चलते हैं। इंडिया का मैप मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है। अब आप देखिए कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है इसको बोलते हैं इंडिया का पूर्वी तट और इसको बोलते हैं इंडिया का पश्चिमी तट। क्योंकि इंडिया का जो पूर्वी तट है वो थोड़ा सा ज्यादा कटाफटा है, पश्चिमी तट उतना कटाफटा नहीं है, तो इसको समझना आसान, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब हम इसको इजी बनाते हैं और यहां से समझते हैं कि कैसे इन क्षेत्रों का निर्धारण होता है।
देखिए, भारत का पश्चिमी पूर्वी तट काफी कटा फटा है, तो सबसे पहली बात तो यह की जाती है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींची जाती है जिससे कि हम आगे की सारी दूरी बराबर बराबर माप सकें। अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन नहीं खींचेंगे तो आप देखिए, अगर हम यहां से कोई डिस्टेंस लेंगे तो वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, और यहां से कोई डिस्टेंस लेंगे तो वो थोड़ी सी कम होगी। अगर हमें इस लाइन तक आना है तो आप देखेंगे इस लाइन में और इस लाइन में काफी डिफरेंस आ रहा है। तो इस ऐसी किसी भी तरीके की कोई डिफरेंस ना आए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बेस लाइन, एक इमेजिनरी बेस लाइन खींचते हैं, ताकि हम उस इमेजिनरी बेस लाइन के आधार पर आगे की सीमाएं निर्धारित कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सभी कटे फटे तट, कुछ अंदर की ओर है कुछ बाहर की ओर है, उन तटों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ना रहे उसके लिए हम एक इमेजिनरी बेस लाइन खींच लेते हैं। अब आगे के जो भी मेजरमेंट होंगे वो सारे मेजरमेंट हम इस इमेजिनरी बेस लाइन से लेंगे। चूंकि इसके अंदर जो पानी भरा होता है, यानी कि इमेजिनरी बेसलाइन से लेकर और कोस्टल एरिया के बीच में जो पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल या इंटरनल वाटर। तो ये जो हमारी लाइन है इसको बोला जाता है आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन। और ये वाला जो तट है ये है हमारा भारत का तट, यानी कि कोस्ट। अब इस तट और बेस लाइन के बीच में जो पानी है उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल। मतलब इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर। अब यहां से आगे की जितनी भी सीमाएं हैं वो निर्धारित होती है। तो अब देखते हैं सबसे पहली जो सीमा है जिसको हमने बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी कि मैरीटाइम बेल्ट, वो इस आधार रेखा से कितनी दूर है। तो देखिए, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर जो एक लाइन खींची गई है उसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 नॉटिकल मील की दूरी पर। पानी के अंदर जो दूरियां मेजर की जाती हैं उनको हम नॉटिकल मील्स में लिखते हैं। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी कि मैरीटाइम बेल्ट, या इसको हम लोग क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं। टेरिटोरियल सी। अब दूसरी जो सीमा है जिसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, उसको भी इसी बेस लाइन से मेजर किया जाता है, यानी कि इस बेस लाइन से और आगे जाएंगे, यानी कि अब यहां से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर, जो 24 नॉटिकल मील की दूरी है, उस 24 नॉटिकल मील की दूरी पर एक दूसरी लाइन हमको मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि बेस लाइन से तो 24 नॉटिकल मील और प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी। अब इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यहां पर जो पानी होता है उसको बोला जाता है साथ लगा हुआ पानी। संलग्न का मतलब होता है साथ लगा हुआ, यानी कि इस सागर के साथ में लगा हुआ जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, आप यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। इसके बाद में इसी बेस लाइन से और आगे 200 नॉटिकल मील की दूरी पर एक और रेखा है, 200 नॉटिकल मील की दूरी पर एक और क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और आप कह सकते हैं कि यहां से आगे का क्षेत्र, ये वाला एरिया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि क्षेत्रीय सागर। अब हम ये देखते हैं कि इसके आगे का जो क्षेत्र है वो क्या है। तो भाई आगे का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है उच्च सागर यानी कि हाई सी। और इस हाई सी पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में भारत के पास क्या अधिकार हैं, या भारत के अलावा अन्य देश अगर इन क्षेत्रों में अपना अधिकार जताते हैं तो किस किस रूप में जता सकते हैं, या किस किस चीजों तक उनको अनुमति छूट होती है, अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम कि जो 1982 में एक ऑनक्लोज समझौता हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऐसा ही एक समझौता भारत में भी हुआ था जो कि 25 अगस्त 1976 यानी कि 25 अगस्त 1976 को हुआ था। उसको हम लोग बोलते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम यानी कि इंडियन मैरीटाइम जोन एक्ट, जो कि 25 अगस्त 1976 को हुआ था। भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम ये पारित हुआ था एक्ट, लेकिन ये लागू हुआ 15 जनवरी 1977 को, 15 जनवरी 1977। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैरीटाइम एक्ट जोन एक्ट, इंडिया क्लेम्स 2.01 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि भारत इस एक्ट के तहत अपने चारों ओर अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत क्लेम करता है कि उसके पास 2.01 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। मतलब भारत 2.01 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया समुद्र में रखता है, ऐसा भारत का मानना है इस एक्ट के तहत। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में किस किस देश को क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले हम बात करें कि प्रादेशिक समुद्री सीमा। देखिए बेस लाइन से ही आगे की चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सारी डिस्टेंस, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंशियल कैलकुलेशन ना हो। तो इस बेस लाइन से और आगे तक 12 नॉटिकल मील तक जो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र है, इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संपूर्ण अधिकार से मेरा मतलब है कि भारत यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही कर सकता है। जैसे भारत यहां साफ सफाई कर सकता है, भारत को यहां पर वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, भारत यहां पर कस्टम ड्यूटीज ले सकता है, भारत किसी दूसरे देश के मालवाहक जहाज से टैक्स ले सकता है, या भारत यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी द्वीप निर्माण कर सकता है, भारत यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिसर्च कर सकता है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च, या भारत यहां पर चाहे तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल के विदोहन यानी कि दोहन कर सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को भी भारत निकाल सकता है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर भारत को क्या कैसा अधिकार है, भारत को यहां पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? संपूर्ण, यानी कि ये भारत के अधिकार लिख रहा हूं मैं, अभी दूसरे देशों की बात नहीं, यहां भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब हम इसके आगे चलते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र पर। तो इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई का अधिकार प्राप्त है और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार प्राप्त है यहां पर? साफ सफाई, भारत को समुद्र की साफ सफाई का अधिकार भारत को है। इसके अलावा भारत के पास में वित्तीय अधिकार है, और भारत जो है वो किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क ले सकता है। सीमा शुल्क का मतलब है जब दूसरे देशों के मालवाहक जहाज यहां आते हैं तो उनसे हम टैक्स ले सकते हैं। तो भारत यहां पर क्या ले सकता है? सीमा शुल्क। ये अधिकार जो है वो भारत के हैं। इसके बाद आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। इस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में भारत क्या कर सकता है? भारत यहां पर साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। इसके अलावा भारत यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को भी यहां पर खोज सकता है, उनको निकाल सकता है। प्राकृतिक संसाधन का दोहन। इसके अलावा भारत को यहां पर एक और अधिकार प्राप्त है जो कि है भारत का द्वीप निर्माण का अधिकार। मतलब भारत यहां पर द्वीप निर्माण कर सकता है। तो भारत का एक अधिकार फिर से देख लीजिए कि भारत
प्रादेशिक समुद्री सीमा में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ अधिकार कम हो जाते हैं, अर्थात अभिच्छन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन में भारत साफ सफाई कर सकता है, भारत को यहां पर वित्तीय अधिकार प्राप्त है और भारत यहां पर किसी भी अन्य देश के मालवाहक जहाज से सीमा शुल्क ले सकता है। इसके बाद हम जाते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। बेसिकली पहला अधिकार है वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि कोई साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है इंडिया। उसके बाद दूसरा जो है वो है भारत नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल सकता है, मतलब इन जो भी नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है उसको। और तीसरा है कि भारत यहां पर द्वीप निर्माण कर सकता है, मतलब यहां पर आइलैंड बना सकता है। जैसे कि कई सारे देश हैं, आप देखेंगे कि जो अरबिक कंट्रीज हैं वो बहुत सारे, दुबई है वो अपने यहां आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, तो वो हमारे यहां भी वहां पर एक पाम आइलैंड है, काफी फेमस है, तो यहां पर है जो द्वीप निर्माण कर सकता है। ये तो रहे भारत के अधिकार। अब हम बात करते हैं कि दूसरे देशों का इन क्षेत्रों में क्या अधिकार है। तो दूसरे क्षेत्रों की बात करें, देखिए सबसे पहली बात करें कि प्रादेशिक समुद्री सीमा और अविच्छिन्न मंडल में दूसरे देशों को समान अधिकार है। जैसे कि पहली बात करें हम कि प्रादेशिक समुद्री सीमा में प्रादेशिक समुद्री सीमा में दूसरे देश का जो भी जंगी जहाज होता है जिसको हम बोलते हैं युद्धपोत, वो प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं आ सकता। दूसरी बात, इसी प्रादेशिक समुद्री सीमा में किसी दूसरे देश की पनडुब्बी वो भी नहीं आ सकती। और ये जो दो चीजें हैं ये प्रादेशिक समुद्री सीमा नहीं, प्रादेशिक समुद्री सीमा तथा संलग्न क्षेत्र ये दोनों के लिए लागू होती है। मतलब इस वाले क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा और इस संलग्न क्षेत्र, इन दोनों में दूसरे देशों के जंगी जहाज नहीं आ सकते। इन दोनों क्षेत्रों में दूसरे देशों की पनडुब्बियां नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम चाहें तो मालवाहक जहाजों को अनुमति दे सकते हैं। मतलब यहां पर जो मालवाहक होते हैं, मालवाहक से आप समझ रहे होंगे यानी कि जो ट्रेड व्यापार के लिए जहाज आते हैं जिनमें सामान जाता है व्यापार के लिए, वो यहां आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रादेशिक समुद्री सीमा और अविच्छिन्न मंडल में जंगी और पनडुब्बी जहाज नहीं आ सकते, लेकिन मालवाहक जहाज आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, यानी कि इस तीसरे क्षेत्र में, यानी कि ये तो हो गया हमारा पहला और दूसरा। बात करें हम तीसरे की, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी देश का मालवाहक जहाज आ सकता है, यस आ सकता है। किसी भी दूसरे देश की जंगी जहाज भी आ सकता है। और जो युद्धपोत में काम आते हैं जहाज वे आ सकते हैं, मालवाहक आ सकते हैं, पनडुब्बी आ सकती है। लेकिन पनडुब्बी के लिए एक स्पेशल रूल बनाया गया है कि अगर किसी देश की पनडुब्बी इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आती है, क्योंकि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है और पानी के बाहर देखने के लिए वो एक पेरिस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पनडुब्बी आ सकती है, लेकिन वो पनडुब्बी पानी के अंदर नहीं आएगी। अगर उसको इस क्षेत्र में आना है तो वो पानी के ऊपर आएगी, पानी के अंदर नहीं आएगी। ये स्पेशल कंडीशन पनडुब्बी के लिए दूसरे देशों के लिए लगाई गई है। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि प्रादेशिक समुद्री सीमा में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके आगे हम और 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो 12 नॉटिकल मील पर दूसरा क्षेत्र आ जाता है, यानी कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूरी पर अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यहां पर भारत को साफ सफाई का अधिकार प्राप्त है, यहां पर वित्तीय अधिकार प्राप्त है और भारत को सीमा शुल्क का अधिकार प्राप्त है। इसी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है भारत, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको निकाल सकता है और यहां पर द्वीप निर्माण कर सकता है। इसके बाद आता है उच्च सागर, मतलब हाई सी। यहां पर भारत के अलावा जो भी अन्य देशों का क्षेत्र लगता है उन सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि उच्च सागर को एक शब्दों में हम लोग कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। उच्च सागर को क्या बोलते हैं? कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानवता की साझा विरासत। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानवता की साझा विरासत समुद्र के किस भाग को कहा जाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या उच्च सागर? तो आप लगाएंगे उच्च सागर, क्योंकि यहां पर सभी देशों को समान अधिकार होते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कॉमन हेरिटेज यानी कि साझी विरासत है सभी देशों की, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारत के पास समुद्र के अंदर कितनी दूरी तक सीमा रेखाएं हैं। तो आप सिंपल सा एक बार रिवाइज कर लीजिए कि
1982 में अनक्लोज समझौता हुआ था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के साथ हुआ था। और इस समझौते में कहा गया कि कोई भी देश जो समुद्र से अपनी सीमा रेखा लगाता है उसके पास 3 स्तर की अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी, जिसमें सबसे पहली सीमा होगी प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी जो सीमा होगी वो होगी अभिच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र, और तीसरी होगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको हम लोग विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं। जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है उसमें भारत को संपूर्ण अधिकार होगा। इसके बाद जो साफ सफाई वाला अधिकार, वित्तीय अधिकार होगा वो, और सीमा शुल्क अधिकार होगा वो हमें किसमें होगा, संलग्न क्षेत्र में। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत के पास द्वीप निर्माण का अधिकार होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान का निर्माण होगा, और किसी भी प्रकार का जो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज उनको निकालने का अधिकार होगा। इसके बाद होगा उच्च सागर हाई सी में विश्व के सभी देशों के पास समान अधिकार होंगे। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है कि देशों के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की वो सिर्फ स्थल खंडों में है। एक तरह से समुद्रों में भी कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें कि यहां पर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक। ये जो सर क्रीक का मुद्दा है ये पाकिस्तान के साथ भारत का एक मतलब मुद्दा छिड़ा हुआ है, काफी समय पुराना है। पाकिस्तान और भारत दोनों इस पर क्लेम करते हैं। तो क्या है ये वजह, यहां पर सर क्रीक क्या है, सर क्रीक पर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई झगड़ा क्यों है, भारत क्यों अपना अधिकार जताना चाहता है, पाकिस्तान क्यों जताना चाहता है, वर्तमान में स्थिति क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया और पाकिस्तान के इस सर क्रीक मुद्दे को लेकर क्या डिसीजन दिया है, इन सब के बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार करें और आगे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।